कैसा दिखेगा वो डॉक्टर जिसके हाथ में आला नहीं बल्कि भाला हो। कैसा दिखेगा वो टीचर जो क ख घ ए बी सी अलिफ बे ते से सिखाने के बजाय हथियारों की जबान खुद सीख रहा हो। वो सन्यासी कैसा दिखेगा जिस पर राह चलते हुए ये खुले अचानक कि मुक्ति के रास्ते बदल दिए गए हैं और मंत्र से काम न चल सकेगा। कैसा दिखेगा नायक की शक्ल में वो अभिनेता जिसके असल जीवन में खलनायक ही खलनायक उतर आए हों, वो भी एक नहीं कई हजार। और कैसी दिखेगी ऐसी अप्राकृतिक दुनिया, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस समय म्यांमार में दिख रही है। सालगिरह ये शब्द शादी, पैदाइश या किसी खुश करने वाली चीज के लिए इस्तेमाल हो तो अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए कि यही शब्द अगर जंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ जाए। 1 फरवरी 2025 को म्यांमार के भीतर चल रही जंग को 4 साल पूरे हो जाएंगे। जी, आपको खबर न होगी क्योंकि सुर्खियों में नहीं रहती ये जंग। पिछले 4 साल से यहाँ देश की सत्ता सेना के हाथ में है। सेना के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। वहाँ हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, सन्यासी, अभिनेता और तमाम इस तरह के लोग विद्रोही गुटों के साथ मिल चुके हैं और लड़ाई के गुर सीख रहे हैं। लेकिन म्यांमार तक, यहाँ तक म्यांमार पहुंचा कैसे, पूरी कहानी बताएंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां चर्चा म्यांमार सिविल वॉर की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ये गाना सुना होगा आपने, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन की तुम्हारी याद सताती है। रंगून क्या था इसमें? ये म्यांमार की राजधानी थी 2005 तक, अब नहीं है। बदली क्यों गई? आर्मी ने बदली। आर्मी के हाथ उस वक्त कमान थी, अपने हक में जो बन पड़ता था करती थी। रंगून की सड़कें भरी पड़ी थी, लोगों की भरमार थी, लोगों से नज़दीकी ज़्यादा थी। आर्मी को लगा कि ऐसे में मुखालफत भी नज़दीक हो सकती है। ज़हनी तौर पर लोगों से दूर हैं ही, असल में भी निकल चलते हैं। नेपिडो बना, भव्य, आलीशान, सुंदर और जनता से दूर, मुखालफत से भी दूर। हमने आपको एक झलक दी, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसी आर्मी ने 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सत्ता पलट दी। फर्ज कीजिए कि आप सुबह उठें और आपके देश का निज़ाम बदल चुका हो, पूरे देश में आपातकाल लग चुका हो। ऐसा ही कुछ हुआ म्यांमार में। इस सुबह स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को हिरासत में ले लिया गया। आर्मी चीफ मिन ऑन्ग लाइंग सर्वेसर्वा बने। आर्मी ने टीवी चैनलों और सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। सारी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। 3 फरवरी 2021 को तख्ता पलट के खिलाफ प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। आम लोगों ने आंग सान सू ची की रिहाई की मांग की। शुरुआती कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा, मगर 6 फरवरी से सेना आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने लगी। 19 फरवरी को प्रोटेस्ट में पहली मौत हुई। सेना की गोलीबारी में 20 साल की एक लड़की की जान चली गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। मार्च 2021 से सेना ने विरोधियों के गांवों पर हवाई हमले किए। इसके चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी और ये प्रोटेस्ट विद्रोह में बदल गया। अगस्त 2021 में जनरल लाइंग ने केयर टेकर सरकार बनाई और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। फैसले लेने के लिए काउंसिल बनाई गई, SAC, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इसे ही मिलिट्री हुंटा कहते हैं। हुंटा फौज के अधिकारियों की कमेटी को कहा जाता है। जनरल मिन ऑन्ग लाइंग इसके चेयरमैन हैं। म्यांमार में 2011 के बाद से ही सेना की कमान इनके पास है। उधर चुनी हुई सरकार के लोगों का क्या हुआ जो सरकार में थे? 16 अप्रैल 2021 को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG का गठन किया गया। इसमें सूची की पार्टी NLD के कई सांसद भी शामिल हुए। NUG कहती है कि म्यांमार की जनता ने हमको चुना है, असली वाली सरकार हम हैं। उनको म्यांमार में आम लोगों का भरपूर समर्थन है। यूरोपियन यूनियन से मान्यता भी मिली हुई है और अमेरिका, ब्रिटेन और साउथ कोरिया में उनके प्रतिनिधि भी बैठते हैं। NUG की अपनी फौज भी है, इसका नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्स, PDF। ये फौज से लड़ रही है। म्यांमार में शासन का कंट्रोल लेने के बाद हुंटा ने जल्द से जल्द चुनाव कराने का वादा किया था, मगर वादे पर वो कायम नहीं रहे। तख्ता पलट को 4 साल हो गए हैं, पर चुनाव का कोई अता पता नहीं है। चुनाव कराने की बजाय हुंटा का फोकस अपनी कुर्सी मजबूत करने पर रहा है। इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, आलोचकों को जेल में डाला, प्रेस की आज़ादी को कुचला, विरोधियों का बेरहमी से दमन किया।
जिस तेजी से आर्मी ने शिकंजा कसना शुरू किया, उसी तेजी से विद्रोह भी तेज हुआ। सबसे बड़ा अभियान अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, जब कई विद्रोही गुटों ने साथ मिलकर ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया। उन्हें बड़ी सफलता मिली। अप्रैल 2024 तक वे म्यांमार के लगभग 50 शहरों को अपने कंट्रोल में ले चुके थे। अब कहानी को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा भूगोल बताएंगे और इसके बाद ब्रीफ में थोड़ा सा इतिहास। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ देश है। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा हुआ, भारत के 4 राज्यों की 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। भारत के अलावा किन किन देशों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो वो देश है बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार की आबादी लगभग 5.5 करोड़ है। 88% लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, 6% ईसाई हैं और लगभग 4.5% मुसलमान हैं। बाकी में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। वैसे म्यांमार में धर्म से ज्यादा जातीयता की अहमियत मानी जाती है। सबसे ज्यादा 68% लोग बमार हैं। दूसरे जातीय समूहों में शान, करेन, रखाइन आदि का नाम आता है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। नई दिल्ली से नेपिडो की हवाई मार्ग से दूरी लगभग 2100 किलोमीटर है। दूसरे बड़े शहर हैं यांगून, सितवे, बागो, मंडाले इत्यादि। ये भूगोल हो गया। इतिहास की बुनियादी जानकारी। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अंग्रेजों की नज़र इस पे 1824 में पड़ी थी। 1885 में बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना। 1937 में बर्मा को अलग कॉलोनी घोषित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन को खदेड़ दिया। उसने बर्मा के नौजवानों की फोर्स बनाई। नाम रखा उसका बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी यानी BIA। शासन की बागडोर उनको सौंप दी। मगर ये बस कठपुतली सरकार थी। सारे फैसले टोक्यो से लिए जाते थे। इससे BIA का एक धड़ा नाराज हो गया। इस धड़े के लीडर थे कठपुतली सरकार में रक्षा मंत्री आंग सान। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग AFPFL इस नाम से। उसने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया। 1945 में उन्होंने जापान को हरा दिया। जापान के जाते ही बर्मा का कंट्रोल ब्रिटेन के पास आ गया। उसने आंग सान को प्रधानमंत्री बना दिया। उन्हें अपने लोगों के साथ साथ ब्रिटेन को भी खुश रखना था, लेकिन यह संतुलन बहुत जल्दी ही बिगड़ गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आज़ादी मिल गई। आज़ादी से कुछ वक्त पहले आंग सान की हत्या कर दी गई। तब उनकी बेटी सूची महज 2 साल की थी। जी हाँ, वही जिन्हें 2021 के तख्ता पलट के बाद कैद कर लिया गया था। आंग सान सूची 1960 में अपनी माँ के साथ भारत आईं। उनकी माँ दिल्ली में म्यांमार की एम्बेसडर हुआ करती थी। भारत के बाद आंग सान सूची ब्रिटेन पढ़ने गई। इधर म्यांमार में 1962 में सेना ने पहला विद्रोह किया। उनका वर्चस्व 1987 तक कायम रहा। इस बीच इधर आंग सान सूची ब्रिटेन में बस चुकी थी। 1988 में वो म्यांमार में वापस आ गई। तो म्यांमार में बड़ा आंदोलन उस समय चल रहा था सेना के खिलाफ। जनता लोकतंत्र चाहती थी। सेना ने चुनाव कराने का वादा किया। 26 अगस्त 1988 को यांगून में एक भाषण में उन्होंने कहा, मैं आंग सान की बेटी हूं, मैं ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहां से उन्होंने सेना के खिलाफ हो रहे विद्रोह को लीड करना शुरू किया। उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD नाम से पार्टी बनाई। 1990 के चुनाव में उनको बहुमत भी मिला, मगर सेना ने नतीजा उसका रद्द कर दिया, सूची को नजरबंद कर दिया। 1991 में आंग सान सूची को नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन अगले 2 दशक में सेना अलग अलग समय पर उन्हें कैद करती रही। आखिरकार सूची 2010 में रिहा हुई। तब उन्होंने पिछले 20 साल में 16 साल कैद में बिताए थे जब वो रिहा हुई। 2015 में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए तो उनकी पार्टी को 86% सीटें मिली। सूची स्टेट काउंसलर बनी 5 साल के लिए, लेकिन इस बीच सूची की इमेज, उनकी छवि बहुत बदल गई थी। अब मानवाधिकार की मशाल धीमी हो चली थी और वो आर्मी से आंख में आंख मिलाए बगैर सरकार चलाए जा रही थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखी 2017 में। ये घटना है रखाइन प्रांत की। वहाँ एक आर्मी बेस है। 25 अगस्त 2017 को यहाँ एक हमला हुआ। हमला किया रोहिंग्या समुदाय के कुछ दर्जन चरमपंथियों ने। सरकार के मुताबिक इस हमले में 59 चरमपंथी मारे गए, साथ ही 12 पुलिसकर्मी और सैनिक भी मारे गए। इस हमले के बाद आर्मी ने बौद्ध बहुसंख्यकों के साथ मिलकर के आम रोहिंग्या नागरिकों का नरसंहार शुरू कर दिया। हजारों रोहिंग्या मारे गए, जिंदा जला दिए गए। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्याओं को देश छोड़ करके भागना पड़ा। सूची देश की सिविलियन लीडर थी उस समय। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ था। बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता दुनिया में साख हुआ करती थी उनकी। इस नरसंहार पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़े होकर नरसंहार करने वाली बर्मीज सेना का बचाव किया। दुनिया में सूची की खूब थू-थू हुई, मगर म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी के बीच उनका कद बढ़ गया। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी इसी बहुसंख्यक आबादी के समर्थन के दम पर दोबारा जीती।
फरवरी 2021 में उन्हें शपथ लेनी थी, मगर उससे पहले ही सेना ने सत्ता फिर हथिया ली। कहा चुनावों में धांधली हुई है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, इससे लोगों में संतोष पैदा हो सकता है, इसलिए देश में आपातकाल लगाने का फैसला लिया जा रहा है। हम फिर लौटकर फरवरी 2021 तक आ गए। इस दिन को 4 साल हो चुके हैं। तब से अब तक के कुछ आंकड़े देखिए। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा ACLED के डेटा के मुताबिक अब तक करीब 73,000 लोग मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 6,000 सिविलियंस हैं। AFP की रिपोर्ट कहती है कि 28,405 लोग सेना की हिरासत में हैं फिलवक्त, और 35 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। ये 2021 से 2024 तक अलग अलग तरह की हिंसा का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आई, सब कुछ बरकरार रहा। विद्रोही गुट लगातार सेना से देश के हिस्से छीनते जा रहे हैं। इधर हुंटा अपने पड़ोसियों को ये समझाने में लगी है कि हम चुनाव करवाएंगे। 19 दिसंबर को म्यांमार की उसके पड़ोसी देशों के साथ एक मीटिंग हुई, इसमें भारत भी शामिल था। म्यांमार ने 2025 में चुनाव कराने की प्लानिंग दिखाई। उन्होंने एक वोटर लिस्ट भी तैयार कर लिया है। ऐलान किया गया कि वो स्थिर चुनाव कराने वाले हैं। चुनाव की तारीख का कुछ पता तो नहीं है, लेकिन देश के केवल आधे हिस्से में ही मतदान होने हैं। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सैन्य समर्थक पार्टियों को ही मैदान में उतरने की इजाजत है। हमने जानकार से पूछा, सेना चुनावों के बाद जिस तरह की सरकार बनाना चाहती है उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी? क्या उसमें सेना की ताकतें कुछ कम की जाएंगी? क्या वाकई वो एक लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भी ये चुनाव कराएंगे वो ऐसे हालातों में होंगे कि उनको पूरी तरह से निष्पक्ष कहना असंभव है। इसमें जहां तक मुझे मालूम है NLD को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। ऑंग सांग सूची जेल के अंदर बंद रहेंगी। तो ऐसे हालात में जो चुनाव होंगे उनकी जो निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन अगर ये चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनकर आती है, और अगर सरकार जुनता समर्थक पार्टी जैसे USDP है वो चुन के आ जाती है, तो भी जो सेना की शक्तियां हैं उसमें कुछ कमी होगी और कुछ जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप पिछली बार भी देखें, जब जनता ने शासन हैंडओवर करना शुरू किया था तो पहले ऐसा ही हुआ था। पहले USDP की सरकार बनी थी और उसमें कुछ जनतांत्रिक अधिकार मिले। उपचुनावों में NLD को हिस्सा लेने का मौका मिला, उससे उनके चुन के सदस्य आए और फिर अगले चुनाव में NLD की सरकार बन गई। तो ऐसी स्थिति पिछली बार हुई थी। अगर चुनाव होते हैं और निष्पक्ष होते हैं तो वही स्थिति दोहराई जाएगी, ऐसी संभावना पूरी तरह से है। दिसंबर में हुंटा ने जनगणना रिपोर्ट निकाली। इसके मुताबिक देश के 330 में से केवल 145 शहरों में ही जनगणना हो सकी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि केवल 170 शहरों में चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है। हमने जानकार से पूछा कि इस तरह की सरकार जब चुनकर के आएगी तो विदेशों का इस पर क्या रुख होगा, दूसरे देशों का क्या रुख होगा, क्या भारत इसको मान्यता देगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि देश का करीब आधा हिस्सा और आधे से ज्यादा, ये आप डिपेंड करता है आप किसकी स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, इस समय सरकार के कब्जे में नहीं है। उस पे विपक्षी गुटों का अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सच है कि जिस हिस्से पर सरकार का कब्जा है उसमें अधिकांश जनसंख्या है। ये बात समझनी चाहिए। क्षेत्रफल के आधार से वो शायद आधे से भी कम हिस्से पे राज कर रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या है उसके हिसाब से एक बड़ी जनसंख्या जो है अभी भी सरकार के नेतृत्व वाले इलाकों में है और अधिकांश लोग उसमें हैं। साथ ही साथ 2 राज्यों में अभी स्थिति काफी गंभीर है। जैसा कि आप जानते हैं, रखीन राज्य में करीब करीब पूरा राज्य विद्रोहियों के हाथ में चला गया, थोड़ा सा हिस्सा बचा है। कचिन स्टेट में भी अभी स्थिति ऐसी है कि राजधानी और एक और शहर को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब पूरा राज्य अब विपक्षियों के हाथ में है। तो ऐसे हालात में जो चुनाव होंगे वो उन्हीं क्षेत्रों में हो पाएंगे जहां सरकार का प्रभुत्व है, जहां सरकार की सत्ता चल रही है। अब इसको बाकी दुनिया कितना महत्व देगी, कितनी मान्यता देगी, ये उनके राजनीतिक विचारों के ऊपर निर्भर करता है। अभी भी पश्चिमी देश इस सरकार को मान्यता नहीं दे रहे हैं। भारत जैसे देश इनके साथ बात कर रहे हैं, चीन वगैरह इनका समर्थन कर रहे हैं, तो रूस समर्थन कर रहा है। तो ऐसे हालात में आगे चलकर क्या होगा ये भी काफी हद तक उनकी राजनीतिक ओरिएंटेशन के ऊपर निर्भर करेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आसियान, जिसका कि म्यांमार एक सदस्य है, वो क्या निर्णय लेता है, क्योंकि आसियान देशों के निर्णय के ऊपर म्यांमार की सत्ता और इसकी जो मान्यता है वो काफी हद तक निर्भर करेगी। अगर आसियान के राष्ट्रों को भी ये लगता है कि ये चुनाव किसी मतलब के नहीं है या निष्पक्ष नहीं है,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो जनता का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल हो पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही गुटों ने म्यांमार के भीतर ही एक अलग दुनिया बना ली है। यहाँ उन्होंने अपने स्कूल खोल लिए हैं, वो लोकतंत्र चाहते हैं। उन्होंने अपने कंट्रोल्ड इलाकों में लगभग 18 स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भी खोल लिए हैं। इनकी सरकार नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG ने इन्हें मान्यता भी दी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 21% म्यांमार की ज़मीन सेना के हाथ में है। जानकार से हमने पूछा कि क्या आने वाले समय में विद्रोही गुट पूरी तरह म्यांमार पर कब्जा भी जमा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विद्रोही गुट काफी शक्तिशाली हैं और जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें भिन्न भिन्न जो नस्लों के लोग हैं, जैसे अराकान आर्मी है रखीन क्षेत्र में, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, शान ग्रुप्स हैं, यूनाइटेड आर्मी है, या कोकांग में MNDA है, या चिन नेशनल आर्मी है, ये सब आज काफी सशक्त हैं और काफी बड़े इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और जो NUG है वो उनको एक अम्ब्रेला, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये लोग फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि NUG के पास खुद उतनी सैन्य शक्ति नहीं है, लेकिन NUG के पास जो चीज है वो इनके पास नहीं है, और वो ये है कि एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता। NUG का जो है उनको एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है और उसके अंतर्गत ये सारे जो गुट हैं फंक्शन कर रहे हैं। NUG चाहता है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर हो। इनमें से कई ग्रुप्स जो हैं कॉन्फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अभी इस पर बात अटकी हुई है। पर हाँ, NUG और इनका अभी जो समन्वय है वो काफी हद तक है। कई इलाकों में, जैसे मैंने कहा, रेबेल ग्रुप्स जो हैं पूरी तरह से सत्ता चला रहे हैं। जैसे कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, सीमा है, वहां पे जो व्यापार भी हो रहा है वो भी वही चला रहे हैं। तो इस तरीके के हालात हैं। अभी अधिकांश सीमाओं पर रेबेल ग्रुप्स का कब्जा है। जो MNDA के साथ साथ चीन का जो सीमा है वहां पे भी काफी हद तक रेबेल ग्रुप्स का कब्जा है। हालांकि चीन कोशिश कर रहा है कि ये रेबेल ग्रुप्स जो हैं शांत रहें, और चीन की पहल के वजह से इनमें से कई ग्रुप्स की सरकार के साथ जो है संधि भी हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन म्यांमार में सत्ताधारी मिलिट्री हुंडा को फंड करता है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। क्या ऐसे में पश्चिमी ताकतें विद्रोही गुटों की मदद के लिए आगे आ सकती हैं? देखिए, पश्चिमी राष्ट्र अभी भी उनको सहायता दे रहे हैं। जो आर्थिक सहायता है जो गुटों को मिल रही है वो पश्चिमी राष्ट्रों से मिल रही है। और अभी जो गुटों के पास जो समस्या है वो ये है कि उनके पास वायुसेना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है वायुसेना की नहीं है, और इसके कारण जो है तात्मादाव जो है, जो म्यांमार की सेना है, वो एरियल बॉम्बिंग काफी जगहों पे कर रही है, और जिसमें कई निरपराध निर्दोष सिविलियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो जब तक विद्रोही गुटों के पास इस हवाई हमले का जवाब नहीं होगा, वो पूरी तरह से जीत नहीं सकते। इस बात को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। हालांकि इस बार जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बमार, जो कि डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, उसके भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं NUG के साथ हैं और अपोजिशन में है। और साथ ही साथ सेना से भी इस वक्त जो है काफी लोग सेना को डिजर्ट करके अपोजिशन के साथ आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई वायु सैनिक या कोई पायलट वायुयान के साथ मेरे ख्याल से डिफेक्ट नहीं किया है, और इस कारण जो है जो अपोजिशन है वो इस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरह से सेना को हटा सके। हालांकि वो काफी बड़े क्षेत्रफल पे कब्जा कर चुका है। तो ऐसी हालात हैं, और मेरा ये मानना है कि पश्चिमी देश उनका समर्थन कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद जो अमेरिका से सहायता मिल रही थी उस पर तो रोक लगी जाएगी। साल 2025 को शुरू हुए आज 1 महीना हो जाएगा। UN के मुताबिक इस 1 महीने में 56 लोग मारे जा चुके हैं म्यांमार में और 97 घायल हैं। विद्रोहियों की सरकार NUG के मुताबिक 26 जनवरी को एक हवाई हमला हुआ, उसमें 18 लोग मारे गए और 4 घायल हुए। NUG अपने भविष्य को लेकर के बहुत सकारात्मक है। उसे उम्मीद है कि सत्ता एक दिन उसके हाथ में आएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दुनिया भर से बाकी जो खबरें आ रही हैं उनका रुख करते हैं। पहली खबर अमेरिका से आई है। 30 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में एक भयानक विमान हादसा हुआ। अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर एक सिविलियन प्लेन से टकरा गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हादसे में सभी सवार यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी है। विमान में कुल 64 यात्री सवार थे, वहीं हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अब तक लगभग 40 से ज़्यादा शवों को बरामद किया जा चुका है, जबकि बाकी डेड बॉडीज़ को भी ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि विमान का मलबा नदी में है और उस नदी में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। जांच दलों ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है आप जानते होंगे। अक्सर
विमान दुर्घटनाओं में आपने ये सुना होगा, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें विमान का सारा डेटा और वॉइस रिकॉर्डिंग सेव होती है। ये इतना मजबूत होता है कि इसे आग, पानी या बाहरी दबाव से फर्क नहीं पड़ता। आसान भाषा में कहें तो विमान की एक तरह से डिजिटल डायरी होती है, उसमें उड़ान के दौरान की सभी गतिविधियां रिकॉर्ड रहती हैं। इसकी जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड कर रही है। ब्लैक बॉक्स की जांच करने वाली टीम ने उम्मीद जताई है कि 30 दिनों के भीतर इसकी इनिशियल रिपोर्ट जारी हो जाएगी, तब जाकर हादसे की वजह का खुलासा हो पाएगा। इस हादसे के बाद अमेरिका में राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हादसे के लिए बराक ओबामा और जो बाइडेन की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल के दौरान फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती प्रक्रिया के तय मानकों को बदला गया था, एयर सेफ्टी को ताक पर रखा गया था, जिस वजह से ऐसा हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अमेरिकन एयरलाइंस का 5342 विमान राजधानी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। उसी समय हवा में अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। इसको देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने तुरंत ही हेलीकॉप्टर को विमान के रास्ते से हट जाने को भी कहा। इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें सुना जा सकता है कि कैसे कंट्रोलर हेलीकॉप्टर के पायलट को विमान के बारे में बता रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही प्लेन और हेलीकॉप्टर में टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर के बाद दोनों पास ही में बह रहे पोटोमैक नदी में जा गिरे। घटना के बाद बचाव दल को मौके पर भेजा गया। नौकाओं की मदद से नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दूसरी सुर्खी भी अमेरिका से आई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो वो उन 9 देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। साथ ही कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से ये भी कमिटमेंट चाहिए कि इनमें शामिल देश ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही किसी अन्य करेंसी को सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उन्हें कोई और बाजार ढूंढना होगा। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट जारी करके की है। अब इतनी जानकारी में 2 सवाल हैं। पहला, टैरिफ क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जब कोई देश दूसरे देश में अपना सामान बेचता है तो एक टैक्स उस पर लगाया जाता है, इसको टैरिफ कहते हैं। दूसरा सवाल कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मुख्यतः 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इस समूह में बाद में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई को भी जोड़ लिया गया। अब इसमें दुनिया की आधी आबादी आती है और करीब 1/4 अर्थव्यवस्था। 2023 से ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वजह है लगभग 90% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के दम पर होना। ब्रिक्स देश इस मामले में डॉलर का प्रभुत्व तोड़ना चाहते हैं और जाहिर है कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अगली सुर्खी इजराइल गजा वॉर से है। क्या हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ पिछले साल इजरायली हमलों में मारा गया था? इसका दावा इजरायली सेना 13 जुलाई 2024 से कर रही थी, लेकिन हमास इस मामले पर चुप था। लेकिन 30 जनवरी को हमास ने कबूल कर लिया कि दाइफ की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने माना कि मिलिट्री चीफ के अलावा हमास के डिप्टी कमांडर अबू तमा समेत कई कमांडरों की मौत भी उन हमलों में हो चुकी है। दाइफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड था। 1965 में गाजा के खान यूनिस कैंप में पैदा हुआ था। जवानी से ही दाइफ इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल था। दाइफ को इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।